गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का टॉपिक क्रिया। क्रिया क्या है, क्या इसकी विशेषता है, क्या परिभाषा है, कैसे इनको पहचाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या है? जिस शब्दों के माध्यम से हम कार्य का बोध करने का एहसास होता है वो क्रिया कहलाती है। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये कार्य किया गया है वो कहलाता है क्रिया। ठीक है दोस्तों। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया का। वह क्रिया जिसका कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यह बगैर कर्म की होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, राम हंसता है। राम हंसता है, इसमें कहीं भी कर्म नहीं है, ये सब क्रिया है, हंसता है। ठीक है दोस्तों। ये करता है, हंस कौन रहा है? जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। तो इसमें कर्ता राम है, हंसता है क्रिया है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बच्चे दिन भर खेलते रहे। बच्चे आपके कर्ता हो गए और खेलते रहे क्रिया हो गई। इसमें कहीं भी कर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। उसमें कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया का, इसमें क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है वह उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम ने पुस्तक खरीदी। श्याम ने पुस्तक खरीदी। श्याम ने क्या खरीदा? पुस्तक। तो खरीदी तो हो गया आपकी क्रिया, पुस्तक हो गया कर्म और श्याम हो गया कर्ता। अब इसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर। यदि आपको कर्म पहचानना है तो क्रिया में क्या शब्द लगा देंगे। अगर किसी वाक्य का हमें कर्म पहचानना है तो क्रिया में अगर हम क्या शब्द लगाकर प्रश्न करके अगर हमें उस वाक्य का जो उत्तर मिलता है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है, वही उसका कर्म होता है। जैसे अभी हमने आपको देखा, श्याम ने पुस्तक खरीदी। अगर हमें इसमें कर्म पहचानना है तो क्या रूल है? हम क्रिया में क्या शब्द का प्रयोग करके उस वाक्य का उत्तर पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या खरीदी, तो क्या खरीदी? पुस्तक। इसका मतलब है कि इस क्रिया में कर्म भी है और पुस्तक इसका कर्म है। कर्ता श्याम है, कर्म इसका पुस्तक है और खरीदी इसकी क्रिया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अनुराग फुटबॉल देखता है। अब इस वाक्य हमें कर्म पहचानना है। कर्म पहचानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये क्रिया सकर्मक है या नहीं। कर्म पहचानने लगेंगे। देखता है तो क्रिया में हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्रिया पहचानो। इसकी क्रिया क्या है? अनुराग की क्रिया है देखना, वो सिर्फ देख रहा है।
तो देखता है में हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या देखता है, तो इससे पता चलता है वो क्या देखता है, फुटबॉल। क्या देखता है, कोई आंसर आता है फुटबॉल, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कर्म जो है वो है फुटबॉल। इस तरह की क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जब हमें क्या शब्द का उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्रिया कर्मक हो जाती है। तो ये है आपका अकर्मक और सकर्मक। अब आगे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के मूल रूप, सॉरी ये क्रिया आएगी यहाँ पे, क्रिया के मूल रूप को, धातु जगह क्रिया हो जाएगी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है। धातु के भी दो भेद होते हैं, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। अगर हमें मूल धातु निकालना है तो क्रिया शब्द में जो क्रिया होती है उसमें ना हटाकर हम मूल धातु को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि क्रिया है अपनी चलना, अगर हम इसमें ना हटा दें तो क्रिया का जो मूल शब्द है वो है चल, और ये कहलाता है धातु। दूसरा जैसे खेलना, ना हटा दो तो मूल शब्द हमें प्राप्त होगा खेल, ये क्रिया है खेल। पीना को ना हटा दो तो पी रह जाएगा, तो ये पी जो है मूल शब्द है जिसे हम धातु कहते हैं। और दूसरा होता है यौगिक धातु। अब यौगिक है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला होगा, और क्या क्या मिलता है तब हमें एक यौगिक धातु प्राप्त होता है। क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर, क्रिया है उसके में प्रत्यय लगाकर, या दो क्रियाओं के मेल से, या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया में प्रत्यय लगाकर। पी में हमने ना प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, पीना। ठीक है। या दो क्रियाओं के या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु का निर्माण किया जाता है। ठीक है जी। अब कैसे कैसे निर्माण किया जाता है ये देख लेते हैं। मुख्यतः इसमें यौगिक धातु के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला बनती है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी यौगिक क्रिया, तीसरी भाई नाम धातु क्रिया। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? जब कर्ता अपना कार्य, स्वयं का कार्य, अपना कार्य स्वयं नहीं करके, स्वयं ना करके अन्य किसी से कराता है, किसी से कराता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यह है अकर्मक व सकर्मक, अकर्मक दोनों हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सकर्मक ही होगी, ये अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को। मोहन ने नाई से बाल कटवाए। बाल किसके थे? मोहन के। कटवाए किससे? नाई से। इसमें कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके दूसरे से करवा रहा है। इसमें जिसमें ये मोहन है अपने बालों को किसी अन्य से कटवा रहा है, नाई से कटवा रहा है, तो ये होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नौकर ने
नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया। अब पत्र किसका है भाई? वाक्य से पता चल रहा है पत्र किसका है, नौकर का। लेकिन लिखवा किससे रहा है? मालिक से। इसका मतलब ये होगा जो नौकर जो करता है वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है। किससे करवा रहा है? मालिक से। तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। पूनम जूते पर पॉलिश करवाती है। मैंने कहा था आपसे कि अकर्मक सकर्मक दोनों में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। सबसे पहले देखते हैं ये सकर्मक ये है या नहीं है। अगर सकर्मक पहचाननी है तो सबसे पहले हमने क्रिया में क्या लगाना है? क्या। उससे जो आंसर आएगा तब पता चलेगा कि इसमें कर्म कौन सा है और है या नहीं है। तो क्या करवाती है? क्या करवाती है? पॉलिश। इसका मतलब ये इसमें कर्म है। चलिए, तो रे पूनम जूते पर पॉलिश करवाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप वाक्य से पता चल रहा है कि पूनम अपना काम स्वयं नहीं कर रही है, किसी और पे करवा रही है। पूनम जूते पे पॉलिश करवाती है। किससे करवा रही है? अपने भाई से करवा रही है, या किसी अन्य से करवा रही है, या बूट पॉलिश वाले पे करवा रही है, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन करवा किससे रही है? किसी अन्य से करवा रही है। तो ये इस तरह ये अपनी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब आते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? यौगिक क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो क्रिया होंगी दो होंगी। देखो, उठना भी क्रिया है, उठ, और जाना भी क्रिया है। अब दोनों को मिला दें तो एक वाक्य शब्द बनता है उठ जाना। सो भी क्रिया है, सोना, और जाना भी क्रिया है, तो दोनों के मेल से बनता है सो जाना। इसमें ज़्यादातर क्रिया के मूल धातु का प्रयोग होगा। जैसे सोना, सोना में ना हटा दें तो क्या बन जाता है? मूल धातु बन जाती है सो। तो इसमें क्रिया के मूल धातु का प्रयोग ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना है। अगर मूल धातु का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया इस तरह आएगी कुछ, उठना, बैठना, उठना और बैठना, आना और जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्रिया का एग्जाम्पल। यौगिक क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हमें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तो इसमें उठना बैठना मैं आपको बताया था अभी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो क्रियाओं का मेल हो रहा है। तो क्रिया कौन सी है? यौगिक। और देखते हैं, राम सुबह जल्दी उठ जाना। राम सुबह जल्दी उठ जाना। बताया था मैंने, अगर दो क्रियाओं का मेल हो रहा है तो क्रिया कौन सी होगी? यौगिक क्रिया। और देखिए इसमें उठ धातु का प्रयोग हो रहा है, क्रिया के मूल धातु का प्रयोग हो रहा है। ठीक है,
और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अभी तो खाना पीना चल रहा है। अभी तो खाना पीना चल रहा है, इसका मतलब खाना पीना, मैंने बताया था दो क्रिया जॉइंट होंगी तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। लास्ट है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में आना, इयाना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। अगर हमें नाम धातु क्रिया बनानी है तो हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या लगाना होगा? आना प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आना या इयाना। तो वो बन जाएगी, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी होगा वो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आना और इयाना। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फिल्म है, फिल्म क्या है? संज्ञा है। अगर हम फिल्म में वो आना प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये फिल्माना। ये आ लग गया आपका, नहीं ये ना हो गया, फिल्माना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने श्याम की जमीन हथियाली। ठीक है दोस्तों, अब इसमें या प्रत्यय लग रहा है। जैसे दूसरा, राधा सीता से बतिया रही है। किससे बता रही है? सीता से। तो बात थी, बात में यह प्रत्यय लगाया तो बन जाएगा बतिया। तो ये आना, इयाना और इया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। में आपको बता दी थी कंप्लीट, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है। कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और से करवाता है, कर्मक सकर्मक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। योग क्रिया मैंने आपको बताई थी, दो क्रियाओं के मेल से उठ जाना, सो जाना, उठना, बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए थे। अब आते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में आना, इयाना या इया प्रत्यय लगा के नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। ये आपके एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए थे, आप देख सकते हैं। अब आते हैं संयुक्त क्रिया पर। यहाँ एक मुख्य क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। एक यौगिक क्रिया में मैंने ये बताया था, यौगिक क्रिया क्या होती है? दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को क्या कहते हैं? यौगिक। इसमें कोई भी मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया नहीं होगी, दोनों मुख्य होंगी। दोनों के मेल से बन रही है एक क्रिया। जैसे उठ और जाना, अब एक ही उठ जाना एक ही शब्द बन जाता है। ऐसे ही संयुक्त क्रिया जो होगी उसमें क्या होगा? आपको एक क्रिया मुख्य मिलेगी, एक सहायक मिलेगी, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है? मुख्य क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। दीपक पुस्तक पढ़ चुका है।
दीपक पुस्तक पढ़ चुका है। पढ़ना भी क्रिया है और चुका चुका होगा। दीपक पुस्तक पढ़ चुका होगा, ये भी एक क्रिया चुका होगा। लेकिन पढ़ क्या है, इसका दीपक का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो लेकिन चुका होगा, ये क्या है? इसकी सहायक क्रिया है, पढ़ की। ठीक है दोस्तों, अब और देखते हैं। पूनम पानी पी लेगी। अगर हमें मुख्य क्रिया ढूंढनी है तो हमें क्या लगाना होगा उसके पीछे, जिससे हमें ये आंसर मिल जाए। इसमें कर्म कौन सा है? क्या पी लेगी? पानी। मुख्य कार्य क्या है पूनम का? पानी पीना। लेकिन लेगी पी के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए इसकी सहायक क्रिया है पी की। और देखते हैं। मोहन सामान ले जाएगा। लेना भी एक क्रिया है और जाएगा भी एक क्रिया है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर लेना। अब इसके साथ क्या किसका प्रयोग हुआ है? ले जाएगा, जाएगा का। इसलिए जाएगा इसकी सहायक क्रिया होगी, लेना इसकी मुख्य क्रिया होगी। ले जाएगा, मोहन सामान ले जाएगा। मतलब मुख्य क्रिया के साथ अन्य क्रिया का उसका सपोर्ट मिलेगा, तब वो क्रिया आपको मजबूत दिखाई देगी, आपको सब वाक्य में बल देगी। बगैर बगैर सहायता की ये क्रिया कुछ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जाएगा जो क्रिया है ले की सहायता कर रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। और ये जाएगा सहायक क्रिया, ले मुख्य क्रिया हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया नहीं है क्रिया, जब मुख्य वाक्य में क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया के शुरू होने के बारे में बताया जाए तो वह क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है। सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए, उसको पहचानिए, उसके भाव को जानिए। मोहन खाना खाकर, मतलब मोहन ने एक क्रिया समाप्त कर ली है खाना खाने की, अब दूसरी क्रिया वो कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राजेश नहाकर विद्यालय चला गया। सबसे पहले कौन सी क्रिया खत्म की उसने? नहाने की। और दूसरी क्रिया में कौन सी शुरू कर दी? जाने की, विद्यालय जाने की। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको ये पूर्वकालिक क्रिया का एहसास होगा। पहले आपको ये समझना है पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया, दो क्रिया होंगी, एक समाप्त हो चुकी है, दूसरी चल रही है या हो चुकी है। दोनों क्रियाओं का भाव आपको आसानी से पता चल जाएगा। एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, जैसे राजेश नहाकर, वो नहाने का कार्य कंप्लीट कर चुका है, अब दूसरा कार्य क्या कर रहा है? विद्यालय जाने का। ठीक है, ऐसे इसमें मोहन ने सबसे पहले क्या क्रिया, कौन सी क्रिया समाप्त की? खाने की। उसके बाद कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ रहा है। एक जारी होगी, एक खत्म हो चुकी होगी। इस तरह का अगर भाव वाक्य में आता है तो वो क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दुकर्मक क्रिया। यह सकर्मक क्रिया का ही उपभेद है, जो हमने पढ़ा था पहले, अकर्मक सकर्मक। ये सकर्मक क्रिया का ही उपभेद है, जहाँ वाक्य में दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। वह क्रिया कौन सी कहलाती है? दुकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न पर सदैव प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको कर्म जानना है तो क्रिया में सबसे पहले क्या लगाना है। अगर दुकर्मक क्रिया है तो हमें सबसे पहले क्रिया में क्या शब्द का प्रयोग करना होगा, ताकि हमें ये पता चले कि इसमें कर्म कौन सा है, हमें क्या से ही कर्म की प्राप्ति होगी। क्रिया तो प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होगी। क्रिया से पहले किसी या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होगी। मुख्य क्रिया प्राय निर्जीव होती है, जबकि अप्रत्यक्ष क्रिया सजीव होती है। ये इसकी विशेषताएं दुकर्मक क्रिया की। हमें अगर दो कर्म है तो उसमें मुख्य कर्म जानना है और गौण कर्म जानना है। मुख्य कर्म और सहायक कर्म जानना है, अप्रत्यक्ष कर्म।
अगर हमें मुख्य क्रम जानना है तो क्रिया में क्या लगाना है, सा क्या शब्द का प्रयोग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या शब्द का प्रयोग जान करके हमें ये जो उत्तर की प्राप्ति होगी वो होगा इसमें मुख्य क्रम। और किसे या किसको शब्द का हम प्रयोग कर देंगे जिसकी हमें प्राप्ति होगी जिस शब्द की, वो कहलाएगा उसका अप्रत्यक्ष क्रम। चलिए एकदम, राम ने श्याम को किताब दिलाई। तो इसमें सबसे पहले जो निर्जीव होता है वो होता है मुख्य क्रम और सजीव होता है अप्रत्यक्ष क्रम। तो अगर इस परिभाषा से इसको देखें बाकी को, तो किताब क्या है निर्जीव, श्याम क्या है सजीव। तो हमें आंसर मिल जाएगा किताब है मुख्य क्रिया मुख्य क्रम और श्याम हो गया गौण क्रम या अप्रत्यक्ष क्रम या सहायक क्रम। ठीक है। अप्रत्यक्ष क्रम में सदैव संप्रदान कारक होता है, ये आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आगे आ जाता है। देखते हैं, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। अब इसमें दोनों ही सजीव हैं, चोर भी और पुलिस भी। तो इसमें हम क्या पकड़वाया, मैंने क्या पकड़वाया, चोर को। तो चोर हो जाएगा मुख्य क्रम। अगर हम लगाते हैं पुलिस में किसे पकड़वाया, मतलब क्रिया में लगाते हैं हम किसे पकड़वाया किस, तो हो जाएगा पुलिस को पकड़वाया। किसको पकड़वाया, पुलिस को पकड़वाया। तो वो हो जाएगा भाई पुलिस हो जाएगी आपकी इसकी अप्रत्यक्ष क्रम। राम ने सीता को साड़ी दिलवाई। पहली बात, इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, निर्जीव और सजीव वाले माध्यम से भी। ना साड़ी निर्जीव है, सीता सजीव है, तो आंसर वैसे आ जाता है। लेकिन अगर हम क्रिया में क्या का प्रयोग करते हैं, क्या दिलवाई, तो साड़ी। किसको दिलवाई, सीता को। ऐसे इसमें क्या पकड़वाया, चोर। किसको पकड़वाया, पुलिस को। हम दोनों माध्यम से इसको कर सकते हैं। गीता ने मुझे चित्र दिखाया। सबसे पहले हमें जानना है निर्जीव और सजीव। तो इसमें चित्र क्या है, निर्जीव, और मुझे क्या है, सजीव। और इससे भी नहीं होता है तो हमें जानना है क्रिया में क्या लगाना है। क्या दिखाया, चित्र दिखाया। किसको दिखाया, मुझे दिखाया। तो मुझे तो हो गया अप्रत्यक्ष क्रम और चित्र हो गया भाई आपका प्रत्यक्ष क्रम मुख्य क्रम। ये थी क्रियाएं। आई होप इसके बाद आपकी क्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट लगाऊंगा। तब हम टेस्ट करेंगे, तब आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं वो सारे क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।